अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, ईरान अमेरिका अमन के करीब आते आते एक बार फिर बहुत फासले पर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की जानिब से ईरानी जजीरे पर हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत पर आज सुबह सवेरे मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है। कुवैती वजारत खारिजा के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और इसके नतीजे में वहाँ एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। ईरान ने बहरीन में एक अमरीकी एयरबेस को भी निशाना बनाया, ताहम बहरीन के मुताबिक तीनों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। दूसरी जानिब इसराइल भी बदस्तूर लबनान पर फ़ज़ाई हमले जारी रखे हुए है। अरब मीडिया कहता है कि जनूबी लबनान के शहर के करीब 2 इजरायली हमलों में 6 अफराद हलाक कर दिए गए। एक जानिब जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जियाँ देखने में आ रही हैं नाज़रीन, तो दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर ये कहते दिखाई देते हैं कि मौजूदा हालात में सिफारती हल और मुआहदा ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तातुल से मुतालिक जो खबरें हैं उनको यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि बाज़ इत्तलात के बरक्स दोनों ममालिक के दरमियान राबिते और बातचीत मुसलसल जारी है और मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं है। लेकिन बीबीसी का भी यही कहना है कि अमेरिका और ईरान के नए हमलों के बाद अमेरिकी सदर ने एक पॉडकास्ट में ईरानी रहबर आला मुस्तफा खामनाई से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे ताल्लुकात काफ़ी अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये सारा पेचीदा और लम्हा बलम्हा बदलती सिचुएशन है, सूरत हाल है, ये किस जाने बढ़ रही है, ये जानने के लिए आज हमने राबिता किया है, रिक्वेस्ट की है फ़ाइद तज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब से, जो वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर, ये फरमा दीजिएगा कि ट्रंप जो हैं वो ईरान से डील करने की बात बार बार करते हैं, बार बार हम कोई 3 महीनों से ये चीज़ सुन रहे हैं, लेकिन कभी ईरान रुक जाता है और सर कभी अमेरिका जो है वो मिसाइल बरसाना शुरू कर देता है। हो क्या रहा है इनफैक्ट? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कि ट्रंप का बिहेवियर तो इस पूरे प्रोसेस में सारी दुनिया ने देखा है कि बहुत ही इरेटिक रहा है। उनकी सुबह कुछ स्टेटमेंट होती है, शाम को कुछ स्टेटमेंट होती है, बाज़ औक़ात एक ही स्टेटमेंट में वो वाइप आउट करने की बात भी कर देते हैं और डील के बहुत नज़दीक पहुंचने की बात भी कर जी। देते हैं। अब ये सारे प्रोसेस में जो देखें, हम एनालाइज करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, नेतन्याहू क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है। तो अब देखिए कि कल परसों से जो मीडिया के ऊपर नेतन्याहू के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात की जो तफसीलात आ रही हैं, उसमें डांट जो टपट। स्पेशली उनके जान डपट से बढ़ के भी उन्होंने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो रूटीन में, वो भी उन्होंने नेतन्याहू के बारे में कहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि एवरीवन हेट्स यू, एवरीवन हेट्स इजराइल। ये फ्रस्ट्रेशन शो करती है इसकी ट्रम्प की। ही डेस्परेटली वांट्स टू हैव अ डील। जो उनके साथ जो उनके जो ख्वाब थे वो तो हम बार बार बात कर चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं, रिजीम चेंज के या उसको तबाह करने के, वाइप आउट करने के, फेस ऑफ द अर्थ। तो फिर क्या है, ये कौन है जो उनकी टेल ट्विस्टिंग कर रहा है कि इसके चाहने के बावजूद वो डील पे नहीं आ रहे हैं। अब देखिए कि ये जब नेतन्याहू से ये बात की है, और जो एक्सियोस इनकी एक डिजिटल मीडिया जी जी कंपनी है, उसने जी। बड़ी रिलायबल है उसकी बातें, वो एक्चुअल वर्ड्स कन्वे करते हैं, और उसने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हैं। लेकिन क्या हुआ कि उसके फौरन बाद नेतन्याहू जो अपना पोस्ट डालता है उसके ऊपर वो कहता है कि हम जारी रखेंगे जो हमने करना है, जबकि ट्रंप ने कहा कि बैरूत के ऊपर और उसके लेबनान के ऊपर मैंने हमले रुकवा दिए हैं, विच इज नॉट हैपनिंग। सो किसके पास ताकत है इस सारी चीज को एक्सप्लॉइट करने की? इट्स नॉट ओनली, मेरे नजदीक ये सिर्फ जायनिस्ट लॉबी अमेरिका में बैठी हुई नहीं, वो भी बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, उसको इस पूरे प्रोसेस गाजा से शुरू हुआ था, एक हिट पड़ी है, उसमें क्रैक्स आए हैं, लेकिन नेतन्याहू के पास क्या है का बहुत ज्यादा मवाद है एप्स्टीन फाइल का, अच्छा सर, जिसके बारे में सर बहुत माजरत के साथ कता कलामी करते हुए मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ, अभी जैसे जी आपने जी अमेरिकी सदर की डांट टिप्पणी, सख्त अल्फाज का और जो भी उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है, उसके बाद आपने ये कहा कि फिर भी स्ट्राइक कर रहा है और स्ट्राइक्स में ज़ाहिर 6 लबनानी शहीद कर दिए गए हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इजराइल को खुद ये मौका दे रहा है कि आप किसी भी डील से पहले जितने अहदाफ हासिल करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसकी वजह के तौर पर सर लोग ये भी बताते हैं कि अमेरिका खुद भी तो ईरानी जजीरे पर आज हमला किए हुए ना, इस डांट टपट वाले सारे वाक़ये के बावजूद। तो इनफैक्ट ये दोनों जो हैं ये मिलकर ये सब कर रहे हैं, ऐसा है सर?
बिल्कुल, मैं इसी की तरफ आ रहा था कि सर। जब देखें पहले जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया तो जी। इनके जो ऑब्जेक्टिव थे हम्म। कन्वर्ज हो गए थे। हम्म। रीजंस अपनी अपनी थी, लेकिन हम्म। ऑब्जेक्टिव कन्वर्ज होकर रिजीम चेंज आ गया था। वो रिजीम चेंज नहीं हुआ। तो अब आप देखिए कि अब बिल्कुल मैं इसी बात पे आ रहा था कि अब लेबनान में जहां पे बात हो रही थी दरिया तक जाने की, दरिया से आगे चले गए। अब मेन वाइल उसने 70% इलाका जो है गजा का, नेतन्याहू ने कह दिया कि उसको भी हमारे कंट्रोल में, उसने अपनी आर्मी को कह दिया है। और उसने अपनी आर्मी को बैरूत के सबर्ब तक जाने का कह दिया है। तो मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, इसी बात की तरफ आ रहा था कि जब ये फेल हुआ है तो उसकी जो एक्सपेंशन है उसको वो लेबनान की तरफ, क्योंकि लेबनान में कोई 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 वो नहीं है, डिफेंस नहीं है उनके पास, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हिजबुल्ला वो है तो दो चार वो छोटे मोटे ऐसे रॉकेट फायर करके उससे कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। तो मुसलसल वो एक्सपैंड कर रहा है। तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि यहां से फेल होके नेतन्याहू इज बाइंग दैट टाइम, और ट्रंप उसको वो टाइम मजबूरी में दे रहा है, वट एवर रीजन। और उसमें यही हो रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इलाका वो हथिया सकते हैं वो सो हथिया लें। और जब नेतन्याहू की तसल्ली हो जाएगी तो ट्रंप को सिग्नल मिल जाएगा कि अब आप कोई डील कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर ये जो ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर और ख़ास तौर पर जिस तरह से कुवैत के ऊपर टैक्स किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये दबाव बढ़ा सकते हैं अमेरिका के ऊपर, या आपको लगता है कि नहीं, ये ईरान की पोजीशन को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं और उसकी इत्तेहादी जो हैं वो कम हो सकते हैं? क्योंकि आज हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक ने, इस्लामी ममालिक ने कुवैत के हक़ में बयानात दिए हैं। देखिए, इस सिचुएशन में ईरान के पास ऑप्शन क्या है? अगर उसको बहरीन और कुवैत के अड्डों से उसके ऊपर अमेरिकी मिसाइल फायर किए जा रहे हैं हम्म। तो ईरान ने रिटेलिएट किया है। ये हम्म। दोनों चीजें हो रही हैं, ईरान को फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि एक क्लियर डिवाइड आ गई है हम्म। गल्फ के कंट्रीज के अंदर, हम्म। जिसमें आप देखिए सऊदी अरब और कतर ये बिल्कुल अलग हो गए हैं। यूएई ने पहले भी अगर मैं कहूं कि जब जंगबंदी अभी नहीं हुई थी और होने की बातें हो रही थी 60-70 दिन पहले, तो एक मुल्क जो चाहता था कि जंगबंदी ना हो और वो एग्री कर रहा था कि ट्रंप की स्टेटमेंट के साथ कि वाइप आउट कर देना चाहिए फ्रॉम द फेस ऑफ द, वो यूएई था। तो अब बिग क्लियर डिवाइड है, फिर उसने हम्म। ओपेक से पुल आउट कर लिया। तो एक तरह से ईरान के पास पहली बात है कि ऑप्शन कोई नहीं है। अगर उसको एक अमेरिकी अड्डे से, कुवैत से, बहरान से, वहां से मिसाइल आ रहे हैं तो उसने रिटेलिएट वहां पे किया है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसने कतर पे रिटेलिएट नहीं किया, जिसको पिछले साल जून में किया था। और वो बड़े अदब से इजाजत लेके अपने भाइयों से ही उसने एक आध मिसाइल उस तरफ मारा था। तो इसमें एक डिवाइड तो आ चुकी है, एक ब्रेक, एक एक जिसको हम कहते हैं कि एक क्रैक आ गया है। जो गल्फ कंट्रीज हैं इसमें कतर बड़ा खुल के इस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ है। सऊदी अरब बिल्कुल उसने अपना एक जिसको कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन ले ली है। इसीलिए इनके ऊपर ना रिटेलिएट हुआ है, और ये मना कर रहे हैं कि ये अमेरिकी अड्डे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ठीक हो उसके गया, बाद से कतर ने ठीक हो गया, और लेकिन एमबीएस ने लेकिन उनको लेकिन इस्तेमाल नहीं ये करने दी। डिवाइड जो है, ये एवीएम साहब आपने फरमाया कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन विवेश के जिस तरह से आप जैसे सीनियर तज्जियाकार हमेशा ये फरमाते हैं कि अगर ये डिवाइड ख़त्म हो जाए, तमाम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं, तो शायद कभी सिचुएशन यहाँ तक पहुँची ना होती, और अब भी सिचुएशन बहुत संभल सकती है अगर तमाम ममालिक जो हैं वो पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हो जाएं, करीब हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलते हैं, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में छिड़ी आलमी जंग के बाद अब जिक्र मुल्की सरहद में एक खुश आइंद मुआरके का। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को 30 से आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इसमें 9.5 लाख वोटर्स बैलेट को बैलेट बॉक्स तक पहुंचाकर अपनी नई क़यादत GB असम्बली में पहुंचाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में होने वाले ये जो इलेक्शंस हैं नाज़रीन, इनमें मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सियासी जमातों के उम्मीदवारों की तादाद 131 और आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद तकरीबन दुगनी यानी 2/3 से ज़्यादा है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 23 और मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो 22 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, और मखसूस इलाकों में जो मजबूत वोट बैंक रखने वाली जमात है इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, वो 10 उम्मीदवारों के साथ इस वक्त मैदान में है। लेकिन धुआंधार तकारीर में वादों, दावों और इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, और PP ने मुस्लिम लीग नून पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। शाज़िया मरी ने तो आज मुखालिफिन पर प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम भी लगा दिया। इस्लामी तहरीक इस हवाले से क्या बयानिया रखती है,
इन सारे सवालात के जवाबात जानने के लिए हम राबता कर रहे हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं अलामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, जो कि सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं इस बारे में। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अलामा साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जैसे मैंने अपने इब्तदाई में जिक्र किया कि शाजिया मरी साहबा ही कह रही हैं कि वफाकी वज़रा जो हैं वो इंतखाबी मुहिम में मौजूद हैं और सरकारी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। प्री पोल रिगिंग जो है वो कह रही हैं कि शुरू कर दी गई है नवाज लीग की तरफ से। आपकी पार्टी का, आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है जो इलेक्शन होने जा रहे हैं सर, इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हम ये समझते हैं कि खूबसूरत जमहूरियत के लिए इससे खित्ते का निज़ाम मुस्तहकम होता है। उसमें किसी किस्म की रिगिंग कोई गुंजाइश नहीं है। प्री पोलिंग हो या पोलिंग के दिन हो, किसी किस्म की धांधली रिगिंग जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और बुनियादी तौर पर मैं ये कहूँगा, मैं किसी पार्टी पे कोई मनफी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ज़ाहिर है मिनिस्टर्स का वहाँ जाना और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होना मेरे ख्याल में ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना होगा। बहुत सी पार्टियाँ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी किस्म की धांधली से बालतर होकर ये इंतखाबात होंगे तो आलमी सतह पे भी हमारी जो जमहूरियत है वो उसकी मजबूती का पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के जिम्मेदार हैं। वो भी, उनको भी चाहिए कि वो इस तरह की मुदाखलत जो है उसे रोकें और कोई भी सरकारी आदमी या मिनिस्टर या सरकारी वसाइल जो हैं वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। इस्लामी तारीख इंशाअल्लाह भरपूर क़ुव्वत के साथ जा रही है और हम किसी किस्म की हर किस्म की रिगिंग की मज़म्मत करते हैं और अगर कहीं रिगिंग हुई तो इंशाअल्लाह हम उसके मुकाबले में मुज़ाहमत भी करेंगे। अच्छा, बहुत सारे जो अलामा साहब गिलगित बल्तिस्तान के मकामी सहाफ़ी हैं जिनसे हमारी बात हुई, वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो इंतखाबी फ़ैसले हैं उनमें बहुत सारी ख़ामियाँ हैं। और इन्हीं ख़ामियों की वजह से एक ही ख़ानदान के अफराद जो हैं उनका वोट जो है वो अलग अलग और दूर दराज इलाकों में कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो आपको भी, जो आपके सपोर्टर्स हैं उनमें से किसी की जानिब से शिकायत सामने आई है? ऐसा है जो वोटर लिस्टें बनाई गई हैं, इंतखाबी फ़हरिस्तें बनाई गई हैं, उन कुछ इशूज़ हैं अलामा साहब? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल थे, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अच्छा। लेकिन अब मेरे ख्याल में हम उस मरहले से गुज़र चुके हैं। अब आज 3 तारीख हो गई है, 4 दिन बाद इलेक्शन है 7 तारीख को। ठीक है। अब उन मसाइल को छेड़ेंगे तो मेरे ख्याल में आज जब हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना का फ़ैसला किया, अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, तो अब मेरे ख्याल में उन चीज़ों को दोबारा छेड़ना कोई मुनासिब नहीं है। अब हमारी पूरी तवज्जो इलेक्शन कैंपेन पे है। ये 5 तारीख 5-6 के दरमियानी रात तक इलेक्शन कैंपेन है। उसमें भरपूर क़ुव्वत के साथ और पूरी ताकत के साथ आज जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इस्लामी तारीख आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि अभी ज़ाहिर है कि जो इंतखाबी मुहिम है उस पर तवज्जो देने का वक्त है, उसमें सारी जो अपनी तवानाई है वो सर्फ करने का वक्त है। अब शिकायतें या जो भी कुछ खामियां हैं उन पर बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन एक चीज़ पर बड़ी ज़्यादा बात हो रही है अलामा साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपसे पूछ सकूँ कि IPP के बजाय आपने मजलिस वहदत से इत्तेहाद क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फ़िक्री तौर पर, मजहबी तौर पर आप दोनों जमातें जो वो एक पेज पर हैं और आप दोनों का वोट बैंक जो है वो एक ही फ़क्र का है। तो आपको नहीं लगता कि आपको इससे नुकसान हो रहा होगा, फ़ायदा कोई तीसरा उठा लेगा अगर आपने आपस में इल्हाक नहीं किया तो? आपकी बात बिल्कुल बजा है। लेकिन ज़ाहिर है सियासी मैदान में हर जमात अपना एक विज़न रखती है, अपना एक नज़रिया रखती है। हमारा अपना नज़रिया है, हमारा अपना विज़न है। उस खित्ते के हवाले से हम मेरे ख़्याल में सबसे पहली जमात हैं जिन्होंने 1994 में मैं जब ताज़ा वहाँ ये सिस्टम बना था, जी जी। उस वक़्त चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हुआ करता था। 1994 में इस्लामी तारीख ने हुकूमत वहाँ बनाई थी और हमारा चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव था। फिर 1999 में भी हम भरपूर क़ुव्वत के साथ आए थे और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई थी। अब भी हम इंशाअल्लाह इसी अंदाज़ में जा रहे हैं आगे और इंशाअल्लाह हम भरपूर किरदार अदा करेंगे। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि MWM हो या दूसरी जमातें हों, हम सबका एहतराम करते हैं। सबका हक़ है
आप वहाँ वर्क करें, वहाँ जमहूरी काम करें, वहाँ अपने वोटर्स को इकट्ठा करें, वोट जमा करें और कैंपेन करें। हम किसी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालते। लेकिन इत्तेहाद करना, देखिए ये सियासत है, ये कोई मज़हब नहीं है कि हम कहें कि जनाब चूँकि मज़हबी तौर पर हमारा नुक्ता नज़र एक है, लिज़ा हमें मुत्तहिद होना चाहिए। ठीक हो गया। हमारे मुज़ाकरात हुए उनके साथ, बड़े अच्छे हुए, बड़े मुफ़ीद हुए। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ जी, रुकावट थी, जी। वो ये कि ज़ाहिर है उनका अलायंस है पीटीआई के साथ, और हम इस तरह के अलायंस में नहीं जाना चाहते थे। अगर दोनों जमातें अलग से इत्तेहाद करती, तो हम उस पे राज़ी थे, हम मुतमईन थे। लेकिन ज़ाहिर है उनकी मजबूरी ये थी कि वो पहले से उस अलायंस में जा चुके थे और उनके साथ इत्तेहाद कर चुके थे। हमने इसलिए मुनासिब समझा कि नहीं, हम अपने तौर पर इलेक्शन में जाएँगे, तो हमारी हमख़्याल जमातें उनके साथ सीट एडजस्टमेंट इंशाअल्लाह करेंगे और इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज़ में जाएँगे। हम सब के लिए नेक ख़्वाहिशात रखते हैं। हम किसी के हवाले से कोई मनफ़ी और नेगेटिव जुमले कहने के हक़ में नहीं हैं। हमारे कायद मिल्लत जाफ़री हज़रत अल्लामा सैयद साजिद अली नदवी ने हमें यही हिदायत की है कि किसी जमात के हवाले से कोई नेगेटिव जुमला नहीं ज़बरदस्त, कहना। ये ज़बरदस्त। सिर्फ अपना प्रोग्राम देना है लोगों को कि ठीक है, इस्लामी तारीख का प्रोग्राम क्या है, सही। खित्ते की तरक्की के लिए, खित्ते के इस्तेहकाम के लिए, वहाँ फ़िरक़ावारियत के सद्दबाब के लिए वेरी और इत्तेहाद इम्पोर्टेंट। व वहदत को फ़रोग़ देने के लिए हमारा इंशाअल्लाह भरपूर प्रोग्राम है। ठीक है। अलामा साहब, आप तो किसी पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी पर, ख़ास तौर पर आजकल आप अपनी मुहिम पर नज़र रखे हुए हैं, साई तवानाई वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं अलामा साहब कि 24 नशस्तों पर ज़ाहिर है कि 400 से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन इनमें ख़वातीन की तादाद अलामा साहब सिर्फ 8 है और इस्लामी तहरीक ने भी किसी खातून को टिकट नहीं दिया है अलामा साहब। अब बहरहाल ये तो वहाँ जो सूबाई हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने जो फैसला किया है, पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला किया है, मैं भी उसका हिस्सा था। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे बाकी साथी भी हैं, उन्होंने मिलकर जो फैसला किया वही कैंडिडेट्स हमने मैदान में उतारे हैं। और आगे चलकर ज़ाहिर है अभी तो अगले मरहले रहते हैं। टेक्नोक्रेट्स की सीटें हैं, लेडीज़ ठीक। की सीटें हैं, इसके अलावा कौंसल की सीट है। इंशाअल्लाह उस पे हम एडजस्ट करेंगे सबको चलें, इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त हो गया, उसमें ख़वातीन का भी ख्याल रखा जाएगा। अच्छा अलामा साहब, ये फरमा दीजिएगा कि एक और चीज़ जिस पर खासी तनकीद हो रही है कि जीबी असम्बली के साबिक स्पीकर जो हैं सईद अमजद ज़ैदी, जो पहले पीटीआई में रहे, फिर पीपल्स पार्टी में हमने देखा कि वो चले गए, और जब उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो रातों रात इस्लामी तहरीक में शामिल हुए और फिर पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया अलामा साहब। नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं था। अच्छा। वो बहुत पहले से हमारे साथ राब्ते में थे और मुसलसल कोशिश कर रहे थे। कुछ अच्छा। रुकावटें थी रास्ते की, और ज़ाहिर है पार्लिमानी बोर्ड ने बहुत टाइम लगाया इस फैसले पे, लेकिन आखिर में उनके साथ इंटरव्यू करके और उनके सूरत हाल देख के कि हल्के में उनकी क्या पोजीशन है, हमने फैसला किया पार्लिमानी बोर्ड ने कि अमजद ज़ैदी साहब आए। हमने टिकट हमने दी है। कायद मिल्लत जाफरिया के साथ भी मुशावरत हुई है और उनके हुक्म पे टिकट दिए। इंशाअल्लाह वो अच्छी पोजीशन में हैं और जीतने के लिए इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं ठीक है, उनके लिए। पोजीशन की बात हो रही है, जीतने की बात हो रही है, तो अलामा साहब जाते जाते बस मुझे ये बता दीजिएगा 2015 में आपकी जमात ने, इस्लामी तहरीक ने 3 नशस्तें जीती, लेकिन 2020 में हमने देखा कि सिर्फ 1 नशस्त तक ये जमात महदूद हो गई। अभी इस इलेक्शन में कितनी नशस्तें आप निकाल पाएंगे, क्या उम्मीद है आपको अलामा साहब? मैं समझता हूँ कि हम 2015 में मैं खुद ही अपने सियासी सेल का इंचार्ज था और वहाँ भरपूर टाइम दिया हमने, मेहनत की। एक मेरे ख्याल में तवील अरसे के बाद 1999 के बाद हम फिर 2015 में इलेक्शन में आए थे। उससे पहले मैंने तकरीबन 1 महीने का दौरा उस पूरे इलाके का सियाचिन तक गया था और ठीक। हुज्जत और इधर तक हर तरफ और मैंने देखा था कि लोग आमादा हैं तारीख को वोट देने के लिए। तो हमने अपने पार्लिमानी बोर्ड को, अपने सेल को भरपूर रिपोर्ट दी, अपनी क़यादत को रिपोर्ट दी सही। और इनने फैसला किया कि ठीक है इलेक्शन में जाएंगे। हम भरपूर अंदाज में इलेक्शन में गए। कायद मिल्लत जाफरी अल्लामा साजिद नदवी साहब ने भी बड़ा वक्त दिया वहाँ और उसमें हमें अच्छी कामयाबी हासिल हुई कि हमने 2 सीटें जीती, एक टेक्नोक्रेट और एक लेडी सीट, और अपर काउंसिल में भी हमारी नुमाइंदगी आ गई। वो एक अच्छी पोजीशन में थे। 2020 में भी हम अच्छी पोजीशन में थे। बदकिस्मती ये हुई कि एक जमात के साथ हमारे मुज़ाकरात होते रहे और हम एक नतीजे पर पहुंच गए, लेकिन हमारी मकामी क़यादत जो है उन्होंने कहा कि नहीं,
ہم الگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور اس وقت تک وقت گزر چکا تھا کہ ہم مکمل تیاری کریں. لہٰذا اس وقت ہمیں تھوڑا سا نقصان ہوا. ایوب وزیری صاحب ہمارے نگر 1 سے گلگت 4 نگر 1 سے آئے، لیکن وہ بھی 2020 کے الیکشن میں نہیں آئے. بعد میں ضمنی الیکشن میں وہ کچھ ایسے فیصلے جو اس وقت لینے چاہیے تھے علامہ صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں لیے جا سکے. یہ پارٹی کو اس وقت اتنی زیادہ جو نشستیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں، لیکن ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی توجہ بھی بھرپور ہے، آپ اپنی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں، مہم بھی آپ کی زوروں پر ہے اور فیصلے بھی اب کی بار آپ نے صحیح لیے اور آپ کو جیت کی امید بھی ہے. وی وش گڈ لک. علامہ عارف حسین واحدی صاحب، آپ اسلامی تحریک پاکستان کے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں. میرے پروگرام کے لیے آپ وقت نکال رہے تھے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام میں آپ کچھ ذکر کریں گے بلوچستان کا، لیکن پہلے تاریخ کو گائیڈ مان کر 15ویں صدی کے اس میدان جنگ میں چلتے ہیں جہاں میر چاکر خان رند اور میر گوہرام خان لاشاری کے درمیان 30 برسوں سے لڑائی جاری تھی. ناظرین دونوں جانب سے ہزاروں جنگجو مارے جانے کے باوجود یہ جنگ کسی طور ختم نہیں ہو رہی تھی. ایسے میں بلوچ بزرگ، خواتین اور مذہبی رہنماؤں پر مشتمل میڑ یعنی ایک وفد تشکیل دیا جاتا ہے. یہ میڑ ہاتھوں میں قرآن پاک اور بلوچ خواتین چادریں لیے دونوں سرداروں کے پاس پہنچ کر جنگ بندی کی اپیل کرتی ہیں، اور پھر وہ ضدی ہٹ دھرم بلوچ سردار جو کچھ سننے کو تیار نہیں تھے، میڑ کے احترام میں تلواریں نیام میں ڈال لیتے ہیں. نہ صرف جنگ روک دی جاتی ہے بلکہ میر چاکر خان بلوچستان چھوڑ کر پنجاب ہجرت کر جاتا ہے کہ کہیں کوئی غلط فہمی پھر سے تلواریں بے نیام نہ کر دے. روایات اقدار کے قابل رشک امتزاج سے جڑے آج اسی بلوچستان میں باغی دہشت گرد بلوچ قوم پرستی کے نام پر ان روایات کو جوتوں کی نوک پر رکھے ہوئے ہیں. وہ بلوچ خواتین جو میڑ میں چادر اٹھا کر جنگ رکوا دیا کرتی تھیں، آج انہیں BLA کہیں چائلڈ سولجر ڈاکٹرائن کے طور پر اور کہیں ہیومن شیلڈ بنا کر استعمال کر رہی ہے. ناظرین عالمی تھنک ٹینک دی جیمز ٹاؤن فاؤنڈیشن نے رواں برس مارچ میں اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ عسکریت پسند تنظیمیں اب خواتین کو براہ راست لاجسٹک سپلائی، ریکی اور خودکش بمباروں کے طور پر استعمال کر رہی ہیں. ایک اور بین الاقوامی تھنک ٹینک ہے CTC ویسٹ پوائنٹ. اس کے مطابق افرادی قوت کی کمی کے باعث بلوچ عسکریت پسند تنظیموں نے پڑھے لکھے اور متوسط طبقے کی خواتین اور خاص طور پر یونیورسٹی طالبات کو ریڈیکلائز کرنا شروع کر دیا ہے، اور پھر ان کے خاندانی یا جذباتی حالات کا فائدہ اٹھا کر انہیں ہائی پروفائل حملوں کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے. اب تو رپورٹس کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ ان خواتین کا جنسی استحصال بلیک میل کر کے ساتھ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے عام بلوچ عوام میں ان دہشت گردوں سے لاتعلقی اور اشتعال مزید بڑھ چکا ہے. اس سلگتے موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ بلند کی مشیر ہیں مینا مجید بلوچ صاحب. آپ جو امور دیکھتی ہیں وہ نوجوانان کے ہیں، کھیل کے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مینا مجید بلوچ صاحبہ آپ نے وقت نکالا. میم یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جس کا ذکر میں نے بھی اپنے اعلامیے میں کیا. پہلے ہمیں یہ باتیں صرف بلوچستان میں سنائی دیتی تھیں، پھر یہ نکل کر اب پورے ملک میں ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں بات ہونے لگی، لیکن اب عالمی ادارے بھی اس پر کھل کر بات کر رہے ہیں. جس طرح سے یہ جو تنظیمیں ہیں یہ ہمارے بچوں کا استعمال کر رہی ہیں، خاص طور پر ہماری خواتین اور بچیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. جی بالکل اسی طرح ہے، اور یہ بہت الارمنگ ہے بلوچستان جیسے صوبے کے لیے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم روایتوں کے امین رہے ہیں. بالکل بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے اور بلوچستان کی خواتین نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے، نو ڈاؤٹ مفاہمت میں اپنا کردار ادا کیا ہے بلوچستان کی خواتین نے. چاہے وہ جنگ بندی ہو، جس طرح آپ نے ذکر کیا کومیڈ کی صورت میں جب خواتین بیچ میں آتی تھی تو ان کی عزت و احترام میں خواتین کا بلوچ معاشرے میں ایک بہت بڑا اقدار ہے. لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد بلوچ خواتین کو، بلوچ بچیوں کو دہشت گردی میں استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ نہ صرف بلوچستان پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی اس پہ بولا جائے اور اس کی روک تھام. دیکھیں روک تھام ان سینس اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان بچیوں کو یا ان خواتین کو بھی ایک میکینزم کے تھرو ٹریپ کیا جا رہا ہے. اس میں سوشل میڈیا سے لے کر اس میں کچھ پولیٹیکل جو ونگز بنتی ہیں ان دہشت گردوں کی، وہ براہ راست جو ہے وہ سرکلز دیتی ہیں یونیورسٹیز میں، ہنٹنگ کرتی ہیں بچیوں کی. BYC کی میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی. جس طرح بلوچستان میں ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ 2020 سے آنورڈ یہ جو اسٹرینتھن ہوئے
روڈوں پہ آ کر ان کے جو نریٹیوز تھے، ان کے جو نعرے تھے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے، اور الٹیمیٹلی بلکہ باقاعدہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ان کی جو پروٹیسٹ ہیں وہ ریاست کے خلاف ہیں، کیونکہ بہت جگہوں پہ وہ خود کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، آپ نے اپنا جدوجہد کرنا ہے، آپ نے ان کو اپنے صوبے سے نکالنا ہے۔ کبھی بھی ان کی جلسوں میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے اسکولز کی بات کی کہ بلوچستان کی اسکولز کو لے جائیں، یا انہوں نے ترقی کی بات کی ہو، یا کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بلوچستان کی یوتھ کو کس طرح کس پروجیکٹ سے آگے لے جایا جائے۔ ہمیشہ انہوں نے تباہی کی بات کی اور ان بچیوں کو بھی تباہی کی جانب لے گئے۔ لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ الارمنگ تو ہے ہمارے لیے کہ ہماری بچیوں کو اس طرح سے لوگ ٹریپ کر رہے ہیں، کالجز تک پہنچ رہے ہیں، یونیورسٹیز تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس بات کا بھی اظہار ہے مینا صاحبہ کہ سیکیورٹی فورسز کے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں ان کی وجہ سے چونکہ ان کی اب یہ جو ایک قوت ہے، جو طاقت تھی ان کی، وہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے یہ اب مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچوں اور ہماری خواتین کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ دیکھیں بالکل آپ نے اگر ان پروٹیسٹ سے پہلے، دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے روڈوں پہ خواتین کو لایا گیا، اس کے بعد سے ہی ہماری عورتیں اور بچیاں جو ہیں استعمال ہو رہی ہیں دہشت گردی میں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں اس طرح کی کوئی دہشت گردی نہیں تھی، دہشت گردی دم توڑ رہی تھی، تعداد میں وہ بہت کم تھے۔ تو یہ باقاعدہ ایک ان کی اسٹریٹجی تھی کہ اب جو ہے وہ عورتوں کو لانا ہے، عورتوں کو آگے کرنا ہے، اس سے جو ہے عورتوں کو بلوچستان کی یوتھ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، پھر ان سے ہنٹنگ کرنی ہے۔ تو یہ بلوچستان کی بچیوں کو یا عورتوں کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بلوچستان میں خواتین کا جو اقدار ہے، بلوچستان میں خواتین کی جو رول ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر خواتین کو استعمال کیا جائے، ایک بڑی جو ایک کردار ہے معاشرے کی خواتین کی، وہ اگر ہماری طرف ہو، ہم ان کو اس طرح استعمال کریں۔ خواتین پہ دیکھیں بولنا بھی ہر کوئی نہیں بول سکتا۔ ابھی آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کہیں گے خواتین استعمال ہو رہی ہیں جو خود کچھ بمبار بن رہی ہیں، جو آج کل کمانڈرز کی صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، تو ان پہ ایز اے بلوچ مرد نہیں بولتے کیونکہ وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ عورتوں پہ بولنا، عورت کا احترام اتنا ہے، وہ عورت کا مقام ابھی اتنا ہے، بھی اس طرح کی عورتوں پہ بھی نہیں بولتے جو دہشت گردی میں استعمال ہو رہے، پھر بھی وہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں عورت کا مقام کیا۔ لیکن میں یہ بتا دیجیے گا کہ 2020 سے پہلے مینا صاحبہ یہ چیز بلوچستان کے اندر نہیں تھی کہ ہماری بچیوں کو، ہماری فیمیلز کو، ہماری عورتوں کو اس طرح سے ڈھال بنایا جا رہا ہو یا اپنا حصہ بنایا جا رہا ہو، ورغلایا جا رہا ہو یا بلیک میل کیا جا رہا ہو۔ یہ 2020 کے بعد سے ہوا جب سے بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کا قیام معاملے میں آیا۔ دیکھیں ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ بی وائی سی کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور بی وائی سی کے ساتھ جتنے بھی یہ جو لوگ ہیں ان میں سے آدھے زیادہ جو انہوں نے مسنگ پرسن کی لسٹ میں بعد میں ڈال دیے، یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کارروائی میں جب بعد میں مارے گئے تو یہ وہی لوگ تھے جو بی وائی سی کے قائدین کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے، بعد میں ان کی مسنگ پرسن لسٹ میں بھی انکلوڈڈ تھے، اور اس کے بعد اس طرح کی کارروائیوں میں وہ مارے گئے۔ تو بالکل ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں کہ بی وائی سی کا بہت بڑا کردار ہے، نہ صرف وہ سرکلز لگاتے ہیں، نہ صرف نوجوانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، بلکہ ایک جو سافٹ امیج ہے، جو پولیٹیکل ونگ ہے ان تنظیموں کا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بی وائی سی ہے، اور ہمارے پاس پروف ہیں، ہم پروف کے طور پر یہ ثابت بھی ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کر رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا جس طرح یہ بی وائی سی کی قائدین تھے مہارنگ بلوچ، جو ٹرین ہائی جیکنگ کا جو واقعہ ہوا، ہاسپٹل پہنچی اور جس طرح دہشت گردوں کی لاشوں کو انہوں نے جو اغوا کیا۔ دیکھیں آپ کا پھر ان سے کیا تعلق ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں انسانی حقوق کی علم بردار ہوں سو کال، تو آپ کا دہشت گردوں سے کہاں چلے جاتے ہیں مینا صاحبہ کہ جب ہم بلوچ روایات کی بات کرتے ہیں، جب ہم مہارنگ صاحبہ کی بات کر رہے ہیں، بلوچ روایات میں تو ہے کہ مسافروں کو امان دی جاتی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ تو دیکھیں یہی گاڑیاں روکتے ہیں، ٹرینز روکتے ہیں، آئی ڈی کارڈ یہی المیہ ہے کہ ہم روایتوں کے امین تب ہوتے ہیں جب ہم نے ریاست پاکستان سے کچھ لینا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو قوم پرست لیڈران ہیں وہ ہمیشہ ننگ و ناموس کی بات کرتے تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پنجاب سے ہماری ننگ و ناموس کو خطرہ ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھ کر اس طرح کی تقاریر کرتے کہ ہماری عورتوں کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا
इंडिया बलूचिस्तान में ऑपरेशंस हो रहे हैं, चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, इस तरह की वो बयानिया उन्होंने बनाया हुआ था। अब उनके ख्यालात किधर हैं जब घरों में घुसकर BLA जो है वो हमलावर होती है। हमारे इलाके में केच की बात करूं, बुलेदा में घर में उन्होंने हमला किया, औरतें शहीद हुए। मेरे इलाके मनतोप में रोज इस तरह के वाकयात होते हैं, औरतों को मारा अच्छा, जाता है। हमारे पास बिल्कुल कम है, लेकिन मैं मीना साहिबा चाह रही हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान की बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो आपको देख रही होंगी और शायद वो उनमें से कोई ना कोई इस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहा हो, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा हो या उसको वर्गलाया जा रहा हो। तो मैं उनके लिए ज़रूर बताना चाहूँगी कि उस ऑप्शन की तरफ जाने की बजाय जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ तबाही है, आप मीना मजीद बलोच की तरफ देखिए, आप इनका रास्ता अपनाइए, आप हुकूमत का साथ दीजिए, आप रियासत का साथ दीजिए, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर आइए, तभी आप अपने सूबे के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे मीना मजीद बलोच साहिबा उस सूबे के नौजवानों के लिए बहुत कुछ करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया मीना साहिबा, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी, आपके वक्त के लिए नवाजिश। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल हम आपसे दोबारा मिल रहे होंगे इसी प्रोग्राम के साथ। ख्याल रखिएगा अपना।